हेलो सर। सो वेलकम टू माय क्लास। तो फर्स्ट क्लास में आप लोग ने रीड किया होगा, समझा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशंस के बारे पे। इसके अलावा आपने टैक्सेशन 2 का जो इंटायर सेमेस्टर 5 का सिलेबस है उसके बारे पे ओवरव्यू वहां पे देखा होगा, समझा होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक होगा टैक्स स्ट्रक्चर एंड लॉ के बारे में अपने लोग रीड करेंगे, राइट। कि बेसिकली हमारा लॉ कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा लॉ बनने का, और हमारा जीएसटी कहाँ पे लिखा गया है, जीएसटी ने किस चीज को हटाया, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं किया, उसके बारे में रीड करेंगे। तो आज बेसिकली जो हमारा क्लासेस है वो रिगार्डिंग लॉ के बारे में इन डेप्थ में है कि लॉ बनता कैसे है। क्लियर है? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। यस सर, तो आज का टॉपिक में हमारा सबसे पहले सर दी हायरार्की, लॉ बनने का प्रोसेस क्या है, इस चीज को समझना है सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में लॉ बनती कैसे है और किस तरह से अपने लोग लॉ को बनाते हैं। क्लियर है? तो अगर अगर आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे तो कोई भी लॉ जो है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है सर, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, आप समझोगे कि लॉ हमारा बनता कैसे है। क्लियर है? लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है सर? ये ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस करने के लिए सर सबसे पहले प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। लॉ का मतलब क्या है सर? तो आप सबसे पहले समझिए कि लॉ का जिम्मेदारी क्या है। अपने लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है सर। अपने लोग यहाँ पे कोई एक रूलर नहीं है, कोई किंग नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपने लीडर को अपॉइंट करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, और वो फिर पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए लॉ बनाते हैं। वो लॉ दैट मस्ट बी फ्रूटफुल एंड मस्ट बी बेनिफिट फॉर अस। तो ये हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हायरार्की है। तो यहाँ पर कोई रूलरशिप नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो लॉ लाने का मतलब क्या? आपको पता है कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि एनिमल है अपने लोग, सोशल को हटा दिए अपने लोग एनिमल है। ठीक है? और एनिमल जो रहता है ना सर वो मिसबिहेव करता है। उसका बिहेवियर पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अनटिल अनलेस अगर वो एनिमल को अगर आप ट्रेन करोगे, सिखाओगे, समझाओगे, तब वो एनिमल बिहेव नहीं आता है। क्लियर है? नाउ सेम एज लाइक अपने लोग सोशल एनिमल बोले जाते हैं। तो सर हमें एक कंट्रोल करने वाला एक बंदा होना चाहिए, बिकॉज अपने लोग एक समाज में रहते हैं और जिसकी जो मर्जी जो आए वही करे, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। तो आप सोचो क्या होगा, है ना। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा लाइफ है वो तो काफी प्रॉब्लम में रहेगा, काफी दिक्कत ही आएंगी। कोई भी लोग कहीं पर काम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, काफी मुश्किलों तो का मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप। तो लॉ जरूरी है किस लिए? टू रेगुलेट अस, हमें रेगुलेट करने के लिए। और अगर हमने लॉ को वायलेट किया तो हमें फिर पनिशमेंट मिलने का भी खतरा रहेगा। तो इसलिए अपने लोग वो लॉ को क्या करेंगे? वायलेट नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं। अब जैसा कि मान लीजिए सिग्नल है, तो सिग्नल का ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्यों बनाया गया है, ये किसके लिए? एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, किसके लिए? ये हमारे लिए, आपके लिए। अगर सिग्नल को अगर आप फॉलो नहीं करोगे देन क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान होगा, सबका होगा। तो यहाँ पर लॉ लाया गया सिग्नल का लेके, और सिग्नल को क्या कर दिया, सिग्नल को यहाँ पे क्या कर दिया कि अगर आप सिग्नल को तोड़ते हैं सिग्नल को, तो यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट है ना। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो 1,000 रुपया। अगर आप वन वे से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाने का 100 रुपया है, पता नहीं, मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ। अगर मान लीजिए कि रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, अब हो सकता है ना एक्सीडेंट वगैरह, अगर आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो रूल बनाया गया है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन आर नेसेसिटी फॉर अस, ताकि अपने लोग अपने जिंदगी में सुकून से रह सके, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना है, इसी पर्पस के लिए लॉ लाया गया। क्लियर है? तो लॉ क्या, लॉ खराब है हमारे लिए? नहीं सर, लॉ अच्छा है, लॉ गुड है, लेकिन अनटिल अनलेस वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो तब। क्लियर है? तो लॉ का बेसिक पर्पस यही रहता है टू फॉर्म द रूल्स एंड रेगुलेशन अमंग द सिटीजंस, एंड उसके लिए बेनिफिशियल प्रोवाइड करना है कि ये चीजें करिए, एक दायरा में रहिए, आपके लिए एक लिमिट बनाया है, ये लिमिट को क्रॉस करिएगा तो आप जेल जाएंगे, आपके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो लिमिट में रखने के लिए अपने को लॉ लाना पड़ा है। तो लॉ का मतलब क्या है सर? लॉ बनता कैसे है? तो लॉ बनता है सर, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है एग्जिस्टिंग लॉ में। प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है एग्जिस्टिंग लॉ में, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन एग्जिस्टिंग लॉ मतलब जो ऑलरेडी हमारा कानून बना गया है वो कानून पे प्रॉब्लम है, इश्यूज है। एक तो वो हो गया। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नया आया है, ठीक है, जिसको रेगुलेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना, अपडेशन जिसको आप बोलते हैं, अपडेशन। तो देयर इज अ वर्ड अपडेशन और एक होता है अपग्रेड्स, है ना, देयर इज अ डिफरेंट। अपडेट का मतलब क्या होता है कि सेम चीज है उसको थोड़ा सा अपडेट करना है, राइट, उसको नया लाना है, मिठास लाना, लॉ में चेंजेस लाना। उस तरह से अपग्रेड का मतलब इंटायर सिस्टम को अपने लोग चेंज करके नए सिरे से डिजाइन करेंगे, दैट्स कॉल्ड अपग्रेड। जैसा कि अगर आपका एंड्रॉइड का जो आप मोबाइल यूज करते हैं तो हर साल एंड्रॉइड का वर्जन अपडेट होता है, राइट, है ना। तो दैट्स कॉल्ड अपडेट। उस तरह से लॉ में भी जैसे जैसे अपने लोग आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए जिस तरह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, हमारा रहन सहन, हमारा इन्वायरमेंट इंप्रूव होता है, उस तरह से लॉ को भी इंप्रूव किया जाता है, लॉ में भी चेंजेस लाया जाता है। क्लियर है। तो लॉ बनाने का रीजन दो होगा, या तो एग्जिस्टिंग लॉ आउटडेटेड हो गया उसको अपडेट करना है, या तो करंट कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आया है जो कि पूरा डिसरप्ट करने वाला है, उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है सर, 2000 में आईटी बूम किया और इंटरनेट का जन्म हुआ। नाउ इंटरनेट जैसे ही जन्म हो गया तो सर बहुत सारे उसके फायदे भी हैं, बहुत सारे लोग यूज करने लगे, बिजनेस में एकदम इंटरनेट वगैरह छा गया। इंटरनेट आप इमेजिन कर सकते हो आज के टाइम पे आफ्टर 20 इयर्स, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। इवन इंटरनेट है तो यूट्यूब, ये चैनल में जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी इसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो इस तरह का डिसरप्शन आया और इस तरह का चेंजेस आया पूरा हमारा, नॉट डिसरप्शन बोलूंगा, चेंजेस आया पूरा इंटायर हमारा सिस्टम में, इकोनॉमी में, वर्ल्ड पे। नाउ अब ये चेंजेस आया तो इसका बहुत सारा खामियां भी है, इसका बहुत सारा रिवर्स साइड भी है, दैट इज आईटी स्कैमिंग। स्कैमिंग हो रहा है आईटी में, आपको आपका जो क्रेडेंशियल है वायलेट हो रहा है, आपका प्राइवेसी ब्रीच किया जा रहा है, आपको चोरी किया जा रहा है ऑनलाइन बहुत सारा करके, राइट। तो ये सारा भी चैलेंजेस आता है। तो कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है ना बाय द वे, तो उसका एक अच्छा साइड और उसका एक बैड साइड होता है। जैसा मोबाइल, मोबाइल का अच्छा साइड भी है और मोबाइल का बैड साइड भी है, खराब साइड भी है, वो चूज करते हैं कि आप कौन सा साइड लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ जो बैड साइड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थ्रू इंटरनेट का, अब ना गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना है। ना गवर्नमेंट को समझ में आ गया भैया इसको तो रेगुलेट करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे सिटीजन को। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया इन द ईयर 2008। क्लियर है। और जो कि काफी स्ट्रिक्टली लॉ है हमारा आईटी बेस्ड के लिए, और वहां पे जो भी स्कैमिंग वगैरह रहता है उसका पनिशमेंट वगैरह सब कुछ लेट डाउन किया है। सेम इसी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी अभी हमारे इसमें ब्लॉकचेन आएगी, आप लोग देखे होंगे क्रिप्टो वगैरह बहुत सारा, है ना। तो सेम नया टेक्नोलॉजी आया, बिटकॉइन वगैरह हो गया, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी हो गया, लोग बिटकॉइन वगैरह खरीद रहे हैं। इमेजिन मैं घर के बाहर में था, 13 से 14 साल का बच्चा बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि पबजी अभी आउटडेटेड हो गया और पबजी के अलावा अब लोग बिटकॉइन ही खरीदने के लिए सोच रहे हैं, और ये शॉक हो गया। एक्चुअल में शॉक नहीं है, ऐसा डिजिटल करेंसी जो आपका पैसा पूरा वायलेट भी कर देगा, ये मार्केट काफी वॉलेटाइल है। तो लोग यहाँ पे लॉस भी खा रहे हैं, यहाँ स्कैमिंग भी हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ये नया टेक्नोलॉजी को बैन भी नहीं कर सकता, लेकिन इसको रेगुलेट करना है ताकि ये हमारे सिटीजन को हार्म ना कर पाए। तो अभी यहाँ पे सर क्रिप्टो बिल वगैरह लाने की बात चल रही है दिसंबर पे, तो देखिए उसमें क्या आता है नहीं आता है। जो लोग इंटरेस्टेड है क्रिप्टो वगैरह में, थोड़ा ध्यान से करिए, ये काफी रिस्की है, काफी वॉलेटाइल है, ठीक है। और लेकिन अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारा है, नो डाउट। मैं खुद क्रिप्टो में डील करता हूँ और काफी सेटिस्फाई हूँ विद द वे आई एम डूइंग रिसर्च वगैरह करके। तो ये सारा चीजें हैं ये। तो सर ये लॉ लाने का बेसिक मकसद ये दो है, एग्जिस्टिंग लॉ को अपडेट करना है, नया टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाना है। क्लियर है। नाउ लॉ हमारा बनता कैसे है, लॉ ये तो हमारा सॉल्व हो गया। तो लॉ बनाने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपर्ट को हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं? एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। नाउ एक्सपर्ट्स क्या है, हायर नहीं करते हैं, एक्सपर्ट्स का एक कमिटी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं सर? कमिटी फॉर्म करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं। एक कमिटी में जो इंटेलिजेंट लोग हैं उस पर्पस के लिए उसको फॉर्म किया जाता है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर का एक जो भी रिलेटेड एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जैसे कि जो भी पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, स्कॉलर्स वगैरह हैं, समझ गए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो सीए होंगे, अगर क्रिमिनल वगैरह से रिलेटेड है तो एडवोकेट हो गए, जज हो गए,
समझ रहे हैं? अकेडमिक्शन हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, समझ रहे, यू नेम इट। इंडिया में सर टैलेंटेड पीपल की कमी नहीं है, ह्यूज है, भरे पड़े हैं। उसको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है ना, इन लोग को बोलती है कि आप कमेटी फॉर्म करिए और ये सारी प्रॉब्लम इसको आइडेंटिफाई करिए। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है लॉ का, वो एक कमेटी फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? एक कमेटी फॉर्म करना। ये कमेटी में एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया जाता है ना, ये पैनल क्या करती है? रिसर्च करती है। रिसर्च करती है, लोगों से इंटरव्यू करती है, बिजनेस से इंटरव्यू करेगी, अगर एग्रीकल्चर है तो फार्मर से इंटरव्यू करती है। ये सारा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू करके जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। यस, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है और वो सोल्यूशन इन लोग रिकमेंड करती हैं, इन लोग रिकमेंड करती हैं। तो बेसिकली कमेटी क्या करती है सर? रिसर्च करके, इंटरव्यू करके अपना रिकमेंडेशन देती है और ये रिकमेंडेशन जो है, यही रिकमेंडेशन को बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिल। यही रिकमेंडेशन को बिल बोला जाता है सर, यही बिल है। क्लियर है? तो बिल एक्चुअल में पास बाय द गवर्नमेंट होता है, लेकिन बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है, रिसर्च कमेटी, कमेटी फॉर्म करती है, वो रिकमेंडेशन बना के एक बिल बनाती है। नाउ ये बिल का होता क्या है सर? तो इन्होंने जो करना था स्कॉलर लोग को अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करके पूरा फाइनली कंक्लूड करके डिसाइड करके अप्रूव करके बिल दे दिया। किसको बिल देंगे? ये बिल देंगे सबसे पहले गवर्नमेंट को। किसको देंगे? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट दो तरह का होता है बाबू, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेंगे तो सर मोदी, मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर स्टेट का बोलेंगे, जैसा मैं कोलकाता पे हूँ, वेस्ट बंगाल पे हूँ, तो यहाँ पे दीदी है हमारी ममता बनर्जी। तो अगर कोई भी बिल आता है, अगर वो स्टेट लेवल में अप्रूव होगा तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अगर वो नेशनल लेवल पे है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होने की बात चलेगी, तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। क्लियर है? नाउ गवर्नमेंट के पास में वो बिल चला गया, नाउ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी। गवर्नमेंट, अब यहां पर गवर्नमेंट में किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है। क्या होती है सर? मिनिस्ट्री होती है। अगर एग्रीकल्चर है तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास जाएगी, अगर आईटी है तो वो आईटी मिनिस्टर के पास जाएगा, अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर के पास में जाएगा। क्लियर है? तो ये बिल डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के पास जाएगा। वो मिनिस्ट्री का काम क्या है? वो मिनिस्ट्री इसको इवेलुएट करेगी, इवेलुएट करके इसमें कुछ चेंजेस वगैरह लाना है नहीं लाना है, वो डिसीजन मिनिस्ट्री लेती है। ये मिनिस्ट्री फाइनली जो भी चेंजेस वगैरह करके इसको अप्रूव कर देती है। क्लियर है? इसको अप्रूव कर देती है और इसको अप्रूव करके ये जाता है हमारे पीएम के पास में, ये हमारे जाता है पीएमओ ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाता है फाइनली अप्रूव होने के लिए। उनके सामने पेश किया जाता है, उनके सामने में मीटिंग रखी जाती है, बताई जाती है कि सर देखिए ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, ये चीज अपने लोग करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा करेंगे। तो फाइनली पीएमओ डिसाइड करेंगे कि इसमें फाइनली चेंजेस और क्या करना नहीं करना, वो भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और फाइनल फाइनल हो जाने के बाद में ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल पास हो जाता है। ठीक है? ये गवर्नमेंट के पास से ये मेरा बिल पास हो गया। नाउ ये बिल पास हुआ है, हाँ हाँ, ये बिल पास हुआ है, ये मेरा लॉ नहीं हुआ है, ये मेरा बिल पास हुआ है, लॉ बनना भी बाकी है। हाँ, ये बिल पास हुआ, लॉ नहीं। ये बिल पास हो गया, अब इसको लॉ कैसे करके बनाएंगे वो समझिए, काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये लॉ बनने के लिए, ये लॉ बनने के लिए जाएगा पार्लियामेंट में। कहां पे जाएगा सर? पार्लियामेंट में। ये लॉ बनने के लिए जाएगा पार्लियामेंट में। इंडिया में कोई भी कानून अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट से जाके ये लॉ बनता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बेस्ड ऑन द डिफरेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री क्या करती है? वो लॉ को, वो बिल को रिप्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट में इस चीज को लाएगी और लाके उठाएगी और पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। कोई भी लॉ जो होता है वो बनता कैसे है? वो बनता है इन द पार्लियामेंट, जिसको लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं सर, लेजिस्लेचर बोलते हैं बेसिकली। लॉ मेकर बोला जाता है उन लोग को। दे आर दी विजनरी, उन लोग को विजनरी है, उन लोग विजनरी करके हमारे लिए क्या अच्छा है नहीं है वो यहाँ पे बताना है। क्लियर है? ना पार्लियामेंट अगर आप समझोगे तो पार्लियामेंट में दो हाउस होता है सर, एक होता है लोकसभा। क्या होता है? एक होता है लोकसभा और एक होता है सर राज्यसभा। क्लियर है? अब मैं क्या बोलूं सर, मतलब ये जो बनाया है ना पार्लियामेंट का, जो फॉर्म किया है, मतलब विजन इतना अच्छा था,
और इतना अच्छा अभी भी है, अभी भी इतना अच्छा विजन है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, थोड़ी मेरी बातों को बर्दाश्त करना और समझना कि क्या मैं क्या, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा गहराई पे नहीं जाना, मेरा विजन और मेरा मोटिव समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी बात शायद मेरी बुरी लग सकती है, कोई बात अच्छी लग सकती है, लेकिन जो मेरा इंटेंशन है वो आपको समझाना है अच्छी चीजों को लेके। क्लियर है? मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया हूँ कि मैं जो बात करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए बात करने वाला हूँ, और जो मैं सोचता हूँ फील करता हूँ इन अ गुड इंटेंशन, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नाउ सब, पार्लियामेंट में हमारा दो हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो भी लोग ये मेंबर है, ये मेंबर है, इनको एमपी बोला जाता है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इसको? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा के भी जो मेंबर होते हैं इनको भी बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और बेसिकली दे आर दी लॉ मेकर। इन लोग लॉ मेकर हैं, इन लोग लॉ को क्या करते हैं सर? पास करते हैं। मैं लॉ मेकर नहीं बोल सकता हूं, मैं लॉ अप्रूवर बोल सकता हूं। इन लोगों का काम लॉ को अप्रूव करना है कि विद दोज लॉ आर गुड फॉर आवर नेशन, आर गुड फॉर आवर पीपल, है या नहीं है। तो पार्लियामेंट में दो तरह की होती है, लोअर हाउस, अपर हाउस। ये लोकसभा को अपने लोग लोअर हाउस बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? लोअर हाउस। और राज्यसभा को प्यार से क्या बोलते हैं सर? अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर हाउस। तो एक लोअर हाउस हो गया, एक मेरा अपर हाउस हो गया। जितने भी लोग उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये है कौन? ये है कौन? बताओ बताओ, ये है कौन? ये है पॉलिटिशियंस। यस, the most and renowned profession, the most and renowned personality, that is politician. They are the politician. क्लियर है? ये पॉलिटिशियंस हैं जो लोग लीडर बने बैठे हैं, जो लोग लीडर हैं एक्चुअल पे, जो लोग लीडर है हमारे देश के, जिनका काम है लॉ को अप्रूव करना, हमारे लिए लॉ बनाना। क्लियर है? नाउ लोकसभा और राज्यसभा में क्यों डिवाइड हो गया? क्योंकि सर लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, जो एमपी होते हैं, दे आर डायरेक्टली वोटेड बाय अस इन द लोकसभा इलेक्शन, जो कि हमारा 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ और अभी 2024 में होने वाला है, वो लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन में बेसिकली अपने लोग जिनको वोट देते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और जो भी जीत जाते हैं हमारे वोट के आधार पे, वो डायरेक्टली कहां पे सीटेड होते हैं? वो सीटेड होते हैं लोकसभा में। करें? वो सीटेड होते हैं हमारे लोकसभा में, उनको डायरेक्टली सीट मिलता है लोकसभा में। तो जितने भी लोकसभा के एमपी हैं, दे आर डायरेक्टली वोटेड बाय अस, इलेक्टेड बाय अस। क्लियर है? तो उनका फॉर्म होता है लोकसभा में। नाउ लोकसभा में हर एक अलग अलग पार्टी के लोग जीतते हैं, डिफरेंट पार्टी, टीएमसी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इन लोग की सब पार्टी है। अब ये पार्टी क्या करती है ना कि जितने भी इनके एमपी जीते हैं, जितने भी लोग जीते हैं ना, तो सिंस इनको गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है, तो ये पार्टी कंसोलिडेट करके मिलकर आपस में जिसको आप बोल सकते हैं ना, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं समझ में आ रहा, संगठन या सम सॉर्ट ऑफ कुछ बंधन वगैरह, एक बंधन में इन लोग साथ में मिलके एक फॉर्म करते हैं जिसको यूपीए बोलते हैं सर, यूपीए। और आपका दूसरा है एनडीए। तो एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट एक्चुअली में अलायंस पार्टी है, ऑल दी पॉलिटिकल पार्टी का मिलकर इन लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जिसने ज्यादा वोट जीता, जिस पार्टी ने मिलकर, 272 सीट होता है, अगर उसका हाफ क्रॉस करते हैं, दैट इज 136 होता है, दैट इज 136 होता है, उससे अगर ज्यादा अगर हो गया, तो इन लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं सर? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? जैसे कि बीजेपी ने 2019 एंड 14 में बहुमत के साथ जीता। हाउ? बिकॉज आउट ऑफ 272 सीट में उन्होंने ही 136 सीट से ज्यादा लेके आया, और इंडिविजुअली ओन करके उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। पर माय नॉलेज शायद चेंज हो सकता है, हिस्ट्री वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देता हूं मैं। तो ये चीजें हैं सर। अब नाउ इनके जो इलेक्टेड पर्सन है, नाउ जितने भी एमपी मिलकर अपना लीडर बनाते हैं, वही लीडर एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्लियर है? तो सिंस बीजेपी फॉर्म की थी गवर्नमेंट, बहुमत के साथ जीती थी, तो बीजेपी ने अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर को बनाया। वो इलेक्टेड बाय हुम? तो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे जो मोदी जी है, वो इलेक्टेड बाय कैसे हुए? वो इलेक्टेड हुए बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। उन्होंने वोट करके हमारे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अब यहाँ के जितने मेंबर हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं।
और अपने ही प्राइम मिनिस्टर में जब मोदी जी बने तो उन्होंने अपने ही लोग को और अपने ही इसमें उन लोग को मिनिस्ट्री दे दी ना, मिनिस्ट्री को उनको हेड बना दिया, है ना। जैसा अरुण जेटली पहले आपका फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, पीयूष गोयल जी रेलवे मिनिस्टर थे पहले। तो इस तरह से मिनिस्ट्री में उनको अलॉट कर दिया ना, और दे आर दी हेड। मिनिस्ट्री का मतलब क्या, उनका काम क्या है, काम करना है? नहीं सर, उनका काम क्या है, जो काम करने वाले हैं, जो उनके पास प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, फाइनली उनको अप्रूव करना उनका काम है। क्लियर है? तो ये हमारा था लोकसभा का। नाउ राज्यसभा का मैं आपको बताता हूं सर। राज्यसभा में बेसिकली क्या होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय अस। ये लोग हमारे से डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। हम लोग जो स्टेट का इलेक्शन देते हैं सर, स्टेट पे जो इलेक्शन होता है ना, स्टेट का इलेक्शन पे, स्टेट इलेक्शन पे हर एक स्टेट का अलग अलग इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में जो एमएलए जीतते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है सर। तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉर्म्ड है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। नाउ जितने भी एमएलए हैं, इन लोग जीतते हैं, जो भी पार्टी जीतती है वोट के आधार पे, इन लोग सीएम अपॉइंट करते हैं, इन लोग उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, है ना। जैसा कि रिसेंटली हमारे वेस्ट बंगाल पे इलेक्शन हुआ और टीएमसी कैंडिडेट ने, टीएमसी ने यहाँ पर जीत हासिल की और यहाँ पे सेन और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किया दोबारा से। क्लियर है? और दीदी हमारी फिर से चीफ मिनिस्टर बन गई। तो ये स्टेट इलेक्शन से जो रिकमेंड होते हैं ना एमएलए, उनके वजह से। नाउ एमएलए, एमएलए क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, एक पर्सन को डिसाइड करते हैं, अनदर पर्सन, नॉट हिम, सेम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर उनको कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं मिलती, ऐसा है कुछ। तो अगर वो जो पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे इन एमएलए की बातों को, इन एमएलए की बातों को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, पार्लियामेंट में। क्लियर है? तो सिंस हर स्टेट के अच्छे खासे सीट होते हैं, राइट, और यहां पर राज्यसभा के सीट काफी कम है, तो ये सारे लोग मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को अपॉइंट करते हैं और वो पर्सन इनको रिप्रेजेंट करेगा कहां पे, राज्यसभा में। क्लियर है? और राज्यसभा के कुछ कुछ सीट्स आर्ट्स, स्पोर्ट्स और आईटी वगैरह से भी रिलेटेड है। मतलब आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और एक कैटेगरी है जहां पे प्रेसिडेंट इटसेल्फ नॉमिनेट कर सकता है डायरेक्टली राज्यसभा सीट के लिए। ना राज्यसभा सीट में ये लोग चले गए, तो यहाँ पर सर रिप्रेजेंटेटिव पीपल है। तो अपने लोगों को समझ में आ रहा है सर, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है दो तरह का है। एक हो गया लोकसभा, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है। तो इलेक्टेड अगर पार्टी अपने को बोलना है, इलेक्टेड पर्सन बोलना है, तो वो लोकसभा के मेंबर होंगे। और रिप्रेजेंटेटिव पीपल कौन है, रिप्रेजेंटेटिव हो गए राज्यसभा के मेंबर, जैसे कि कपिल सिब्बल जी हो गए, उसके बाद में आपका और आपका गुलाम नबी आजाद जी होंगे। इस तरह के जो लोग हैं, जैसा सचिन तेंदुलकर वगैरह थे, ये सब राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के मेंबर नहीं है। क्लियर है? ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉट हमें, हमारे एमएलएस को जिनको हमने वोट दिया स्टेट में। क्लियर है? तो ये हायरार्की मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए। क्लियर है? नाउ सर, अब ये जो बिल है ना, ये बिल पास पहले होगा लोकसभा से। ये बिल पहले लोकसभा में रिप्रेजेंट होता है, लोअर हाउस में, लोअर अपर, इस तरह से। तो पहले बिल जो आया वो जाएगा लोअर हाउस में। लोअर हाउस अगर अप्रूव कर देता है, तब वो बिल जाता है राज्यसभा में। अप्रूव का मतलब क्या होगा सर, कैसे अप्रूव कर देंगे, सब यस करेंगे। अगर आपने राज्यसभा की टीवी वगैरह देखी है, जो आपका जो चैनल आता है, अलग एक अलग से चैनल है, वहां पर सिर्फ राज्यसभा की डिस्कशन होती है, वहां पे जो भी होता नहीं होता उनको लाइव दिखाते हैं। तो अगर आप देखे होंगे तो वहां पर सब अप्रूव करते हैं, हाथ उठाते हैं, दोज आर इन द फेवर्स ऑफ से आई, आई ऐसे करके हाथ उठाते हैं, राइट। तो जितने भी अगर नंबर हैं, जितने भी वहां पर कोरम होता है, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर जितने भी रहते हैं, वो मेंबर में अगर जितने भी लोग अफर्मेटिव है, यस में है, तो उन लोग हाथ उठाएंगे, तो वो बिल क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अगर वो नंबर कम हो जाती है, नंबर में अगर अगेंस्ट वाला ज्यादा हुआ और जो यस में है वो नो हो गया, तो वो बिल वहां से रिजेक्ट हो जाता है, वो बिल पास नहीं होता लोअर हाउस में। तो पहला जो बिल पास करने की जिम्मेदारी है वो लोअर हाउस में। लोअर हाउस से जैसे ही मेरा बिल पास हो गया, फिर कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है। कहां जाता है सर, राज्यसभा में। क्लियर है? तो राज्यसभा में फिर बिल पास हो गया, राज्यसभा में फिर बिल पास हो गया, तब भी एक्ट नहीं बना। राज्यसभा से ये जो मेरा बिल पास हो गया, ये बिल फिर जाता है, ये बिल फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास में। फाइनली प्रेसिडेंट के पास में हमारे बिल जाएंगे सर। ठीक है? हमारे प्रेसिडेंट कोविंद जी हैं,
ठीक है, उनके पास में बिल जाता है और वो बिल फाइनली एसेंट दे देंगे। अगर वो साइन कर दिए और वो अप्रूव कर दिए तो ये बिल मेरा एक्ट बन जाता है। ये बिल क्या बन जाता है सर? एक्ट बन जाता है। क्लियर है? बट ये एक्ट बन तो गया है, इफेक्टिव नहीं होता है। यस, और झोले सर, आप बहुत झोले। यस, इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये एक्ट को इफेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट्स होता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट आप समझ सकते हो, न्यूज़पेपर है। जितना भी एक्ट वगैरह बनता है ना, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट्स में आता है और वहां पे इफेक्टिव डेट मेंशन रहता है। अगर ये इफेक्टिव डेट मेंशन हो गया, इसका मतलब ये एक्ट जो है हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो एग्जांपल के तौर पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, वो मेरा एक्ट बन गया पूरे तौर से। क्लियर है? सिर्फ एक चीज बाकी है, वो एक चीज क्या है बताइए? वो एक चीज ये है कि यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट्स पे अभी तक का नोटिफाइड नहीं हुआ। ऑफिशियल गैजेट पे अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, यही करना बाकी है, बस खत्म। सब बांग्लादेशी बाहर, सब बांग्लादेशी बाहर। क्लियर है? तो ये है सर। सॉरी, जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रहा था। तो सर ये चीजें हैं राज्यसभा और लोकसभा का, ये तरह एक्ट इस तरह से पास होता है। नाउ ये पार्लियामेंट का ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद क्या था? क्या मकसद था? रीजन क्या था? हमारे बाबा राव अंबेडकर जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने, है ना, ये जो एक्ट लाया, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी बेसिकली, और बाबा राव अंबेडकर जी और उनकी जो टीम थे, ये पार्लियामेंट का इस तरह का स्ट्रक्चर लाने का जरूरत क्या था, क्यों लाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानते हैं सर, दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो जितना भी अपने लोग एक्ट पढ़ लें, ये एक्ट किसके अंदर में है? सुप्रीम लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे है। उसको अपने लोग कभी भी ऊपर या क्रॉस नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? अपने लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी हायरार्की में आती है। ये लाने का मकसद क्या था? आप देखिए क्या ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, आप विजन को समझिए। तो सबसे पहले कोई भी बिल है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये पहले कहां पास होगा? लोकसभा में। लोकसभा के मेंबर कौन है? जो डायरेक्टली वोटेड बाय अस हैं, जो कि हमारे लिए लीडर होंगे, जो कि हमारा अच्छा सोचेंगे, जो कि हम में से ही कोई लोग ऐसा लीडर वहां पे बने, तो वो लोकसभा के मेंबर हैं। क्लियर है? नाउ लोकसभा का मेंबर जो हमारे लिए लीडर हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा सोचने वाले हैं, ऐसे लोग को अगर लीडर के तौर पे वहां पे बिठा दें और वहां पे ऐसे लोगों को भेज दें जो कि हमारा भला चाहते हैं और हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा देश का अच्छा चाहते हैं, तो पहले अप्रूवल तो लोकसभा में होगा। मतलब हमारे लिए अच्छा है तभी वो लोग अप्रूव करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर वहां से अप्रूवल हो गया मतलब वो एक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए अच्छा है। राइट? भले ही हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो एक्ट हमारे लिए अच्छा होता है। हर कोई चीज जरूरी नहीं है कि समझना। राइट? जैसे ही वो एक्ट अप्रूव हो गया, अब वो जाता है राज्यसभा में ना। राज्यसभा के जो लोग होते हैं ना, दे आर द इंटेलेक्चुअल पीपल मोर देन लोकसभा के, बिकॉज उन लोग नॉमिनेटेड नहीं है, उन लोग क्या है सर, रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, नॉमिनेटेड है, उन लोग इलेक्टेड नहीं है, उन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे आर द मोर इंटेलेक्चुअल पीपल। आप अगर देखोगे कपिल सिब्बल जी और भी सचिन तेंदुलकर, तो उन लोग अपने अपने एक फील्ड में एक एक्सपर्टीज रोल है, एक उनके अंदर में एक्सपर्ट है। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि विदर वो लॉ जो अपने लोग पास किया है लोकसभा में, वो एक्चुअली में वायबल है या नहीं है, वो लो एक्चुअल में कवर करता है कि नहीं करता है, हमारे सिचुएशंस को, हमारे देश के लिए वो फायदेमंद साबित होगा कि नहीं होगा। तो ये काम कहाँ पे होता है? ये काम होता है राज्यसभा के मेंबर लोग डिसाइड करते हैं, जो कि करना चाहिए उन्हें। और वो अप्रूव हो जाता है, वो अप्रूव हो जाता है, वहां से भी हो जाता है। मतलब अपने लोग दोनों जगह से क्लियर है कि भैया ये हमारे पीपल के लिए सही है, बिकॉज लोकसभा ने पास किया है, और ये हमारे देश के लिए भी फायदा है, वायबल है, बिकॉज राज्यसभा ने पास हुआ। ना ये फिर फाइनली जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट का हमारा जो सबसे बड़ा रोल है, वो ये देखना है कि विदर ये लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट कर रहा है कि नहीं। ये उनका काम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट कर रहा है तो वो रिजेक्ट करने का उनके पास हक है। वो रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर से दोबारा रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे चेंजेस करिए, ये करिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आप इसको चेंज करिए, ये करिए। उनका काम है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिजेक्ट कर दिए और दोबारा फिर से अप्रूव होकर आ गया, तो सेकेंड टाइम में उनका राइट नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ही इज बाउंड टू साइन दोस। क्लियर है? तो यही एक जगह पे जहां पे प्रेसिडेंट का जो हमारा साइनिंग अथॉरिटी, साइनिंग पावर है, वो थोड़ा सा
वीक हो गया और ये हमारा लेट डाउन किया कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज देखिए अगर बार बार चीजें आ रही हैं और फिर भी अप्रूवल नहीं हो रहा तो समहाउ ये थोड़ा समझना मुश्किल है क्या मामला है। तो ये रीजन है। ये जैसे ही एक्ट बन गया, ये जैसे ही एक्ट बन गया ना ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर देंगे, ये हमारा एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया पे। तो ये हमारा था सर टैक्स का हायरार्की, इस तरह से एक्ट बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है नहीं है डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया है सर। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को प्रमोट करिए, ठीक है। नाउ आगे क्या है सर, ये हमारा हायरार्की है। तो हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। इससे ऊपर कुछ है क्या सर? इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं है। तो अपने लोग बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, लॉ का एक ना मतलब लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि इंडिया में जितना भी लॉ आया है उसका काफी टेक्निकल वर्डिंग होता है, वो आम लोग पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। वो हम जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो एडवोकेट होंगे, लॉयर होंगे, ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल पीपल है जो थोड़ा इंग्लिश वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग और लॉ की जो लैंग्वेज है उसको रीड करना आता है, ये हर किसी का बस का बात नहीं है, तो वो रीड करके समझ पाते हैं। लेकिन ये लॉ का माना गया है कि अगर देश में हमारा जितना भी कानून है ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब ये माना जाता है कि देश के तमाम नागरिक को वो लॉ के बारे में पता है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि तुम जानते हो। भाई हमारा काम लॉ बनाना है, हमने गैजेट में डाल दिया, अब जानने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। हम ये मानते हैं कि ये लॉ तुमको पता है। अब अगर तुम वायलेट करोगे तो तुम ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को कि भैया ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था, हम क्या करें, हम तो नादान बच्चे हैं, आप क्या कर दिए, हमको तो मालूम नहीं था, ऐसा आप बोल नहीं सकते। अगर लॉ बना है आप अबाइड हो कि उसको जानना है, अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी गलती है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया आपको जानना है। क्लियर है? तो ये माना जाता है कि लॉ आपको पता है, आपने वायलेट किया, आपके अंदर में केस हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्लायंस वगैरह प्रोसीजर में लॉ वगैरह पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है, उन लोग को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाता है कि हमने ऐसा काम किया वो सही है या गलत है, ये सारा चीज का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए यहाँ पर बिटवीन द मीडिएटरी फाइनेंशियल में लॉ का और पीपल के दरमियान में देयर आर एक्सपर्ट। यहाँ एडवोकेट का जन्म हुआ, यहाँ पर सीए का जन्म हुआ, सीएस का हुआ, कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज का यहाँ पे जन्म हुआ जिनका काम है वो लॉ को समझाना, इम्प्लीमेंट करना, और जो लोग हैं जिनको अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और गवर्नमेंट के साथ में उनका रिलेशन को ठीक रखना, ये हमारा काम है सर। क्लियर है? तो बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल है विच आर द इंटरमीडिएट, वी प्रोवाइड द सर्विसेज टू क्लाइंट बेस्ड ऑन द प्रोविजन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लेड बाय द गवर्नमेंट। अपने लोग गवर्नमेंट से ऊपर कभी नहीं है, गवर्नमेंट जो बोलेगा हमें वो करना है और उसी के हिसाब से अपने को, अपने क्लाइंट को, अपने इंडिविजुअल जो भाई लोग हैं उनको बताना है, उनको समझ। क्लियर है? तो ये चीजें सर, और सबसे ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि इनैक्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949 को और जिसको इफेक्ट लाया गया है 26 जनवरी को। इसलिए अपने लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। यस, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है और इसी दिन पे हमारा, इसी डेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया गया और वी आर इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा कंट्री को नॉमिनेट किया। नाउ वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। अराउंड 135 बिलियन पीपल है हमारे पास। 135 बिलियन नहीं, 135 करोड़ हो गया ना, तो अराउंड 1.35 बिलियन है। सॉरी, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जज मत करो, थोड़ा हो जाता है, मैं एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ वीडियो, थोड़ा हो जाता है, जज मत करना बेटे। नाउ सर ये इसके नीचे में आता है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दी यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, इसी में ही सब कुछ लिखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, पार्लियामेंट का रूल क्या है, लोअर हाउस में कौन लोग रहेंगे, अपर हाउस में कौन लोग रहेंगे, ये पूरा डिसीजन, ये सब कुछ कहाँ पे लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। संविधान में हमारा पर्सनल राइट, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू
चॉइस द रिलीजन, ये सारा कुछ लिखा गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में लिखा गया है, किसका क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर का पावर क्या है, स्टेट और सेंट्रल में क्या डिफरेंसेस है, उनका पावर लेट डाउन किया है, किस चीजों में स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, किस चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, कौन सा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सा लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर है? ये सारा कुछ लिखा गया है सर, ये सारा कुछ लेट डाउन है, बस अपने लोग पढ़ते नहीं है। आज अपने लोग प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम है दैट इज दो डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिशियन, टेकन बाय द पार्लियामेंट आर नॉट फ्रूटफुल टू अस, राइट। ये ऐसा फील होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, और यही चीज के लिए झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस लिए हो रहा है? बिकॉज अपने लोग लॉ को रीड ही नहीं किए। अगर हम लोग जितने भी बंदे हैं, अगर सबने संविधान को पढ़ा है, अच्छे से समझा जाना है, तो उनका राइट क्या है और हमारा राइट क्या है, अपने लोग फाइट कर सकते हैं, कैन नॉट चैलेंजेस, चैलेंज नहीं कर। लेकिन वही लैक ऑफ नॉलेज, जहां तहां जम करने बैठ गए, लैक ऑफ नॉलेज। मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज। मीडिया में शो कर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज। मीडिया में अनशन बातें कर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज। रिलीजन के बेस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग को नॉलेज है ही नहीं है। रिलीजन इज योर पर्सनल चॉइस दैट कैन नॉट बी सपोज टू बी रिलेटेड विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के साथ रिलेट होता ही नहीं है, इट इज नॉट सपोज टू। जो लोग रिलीजन को रिलेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो वो धंधा कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं अपने आप का फ्यूचर को लेके, अपने आप को कहीं ना कहीं सपोज में ढालने के लिए वो रिलीजन को यूज कर रहे हैं। जो भी रिलीजन को जानने वाला है, समझने वाला है, वो कभी भी रिलीजन को लेके झगड़ा नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप बोल रहे हो किसी के अगेंस्ट में, आप बोल लो, कोई बात नहीं, ये आपका मानना है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज करोगे, कुछ तोड़ भांग करोगे, ये करोगे, वो सब करोगे, दैट इज नॉट परमिसेबल। वो नहीं है, आप बोलो ना, आप माइक में चिल्लाओ, यहाँ पर बात करो, वो करो, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज, किसी को उकसाना, किसी को बोलना, किसी को कंट्रोल करके उनको गलत यूज करना, ये करना, ये सारे चीजें जो रिलीजन बेस के जो नॉलेज पीपल है वो कभी नहीं करेंगे, इन एवरी रिलीजन कभी नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन है सर, सब गेम है। नाउ द गवर्नमेंट कंप्राइजेस थ्री ब्रांचेस। अब तीन ब्रांचेस ऐसा जो समझना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है, उसका तीन पिलर है, वो तीन पिलर में ही बना हुआ है। यस, वो तीन पिलर अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वो पिलर क्या है और उसका मतलब क्या है, और मतलब समझ जाएंगे तो हमारा संविधान का जो रोल है वो रोल समझ में आएगा। तो सर हमारा तीन बेसिक पिलर है, द वन दैट इज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर में एट द यूनियन लेवल, एट द सेंट्रल लेवल। इसमें है सर अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट, ठीक है, दे आर नोन एज लेजिस्लेचर। इनका काम है लॉ को बनाना। तो गवर्नमेंट काम कर सकती है, गवर्नमेंट आपके हक में सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आप चलाएगी, देश को चलाने का काम गवर्नमेंट का है, लेकिन लॉ पास करने का काम गवर्नमेंट का नहीं है। लॉ पास करने का काम किसका है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लॉ पास होगा, जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो वो लेजिस्लेचर का पॉइंट है कि लॉ को पास करना, ठीक है। नाउ लॉ को इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी वो है एग्जीक्यूटिव का, इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में सर आगे इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हर स्टेट का, जितने भी स्टेट उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं थ्रू इज गवर्नर, जो कि हर स्टेट के अलग अलग गवर्नर होते हैं। तो वो रिपोर्ट किसको करेंगे? वो रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। और बेसिकली जो प्रेसिडेंट का रोल है दैट इज टू कंट्रोल और इंटीग्रिटी मेंटेन करना है कॉन्स्टिट्यूशन का लेके। दे कैन नॉट कमेंट और डू समथिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक्टिविटीज में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उनका लुक नहीं है, ठीक है। उनका लुक है सर हमारा संविधान है, उसका रक्षा करना है, उसके बारे में अगर उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो उसके बारे में बात करना है। क्लियर है? जो भी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म होगी नहीं होगी, दैट मस्ट बी डन बाय दी गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद में दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल में लिखा गया, प्रेसिडेंट पे लिखा गया। अब इसके बाद में प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट के सामने में, संविधान के सामने पे ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। ये अपने रूल्स, अपने जो पावर है वो देते हैं गवर्नमेंट को कि आप चलाइए। बेसिकली जितने भी प्रेसिडेंट और गवर्नर रहते हैं ना, दे आर द न्यूट्रल, they cannot something very worse or something bad about it, about the government or its people, ठीक है।
तो ये आप समझो कि वो एक अलग इंडिविजुअल, आप समझो एक बॉडी है जो कि चेक करेंगी, देखेंगी उनका काम सही है नहीं है कि संविधान का रक्षा करना। नाउ प्राइम मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसको चेयर करता है, हेडेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे मोदी जी। और वही डिसाइड करते हैं कि अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है वो किसको अलॉट करनी नहीं करनी है। तो बेसिकली ईच एंड एवरी जो मिनिस्ट्री संभालते हैं दे आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर का काम है कि वो मिनिस्ट्री को ऑपरेट करना और उसके ऊपर में जो हेड रहती है वो उनसे अप्रूवल लेना है। सपोज मैंने आपको बिल के बारे में बताया था, बिल सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री से अप्रूवल होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वहां से अप्रूव होने के बाद जाता है पीएमओ में, तब जाके फाइनली गवर्नमेंट अप्रूव करती है ये बिल को, कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये बिल हमारे लिए जरूरी है, हमें काम करना है और काम करने के लिए ये बिल जरूरी है और ये बिल मुझे एक्ट बनाना है, पास करना है। तब वो बिल कहाँ जाएगा, तब वो बिल जाता है हमारा लेजिस्लेचर में और वो बिल हमारा पास होता है। क्लियर है? नाउ थर्ड में हमारा जुडिशरी। अब जुडिशरी में सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेवरल क्रिमिनल कोर्ट और फैमिली और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है। अब ये कोर्ट का क्या मामला आया? कोर्ट का मामला ये है कि सर अगर कोई लिटिगेशन है जहां पे लॉ साइलेंट है, लॉ कुछ बोल नहीं रहा है, लॉ में कोई लूप होल से कुछ प्रॉब्लम हो गया, डिस्प्यूट हो रहा है, लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करे कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको सजा देने का जो अधिकार है, सजा देने का अधिकार हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट को फुलफिल करेगी और एक्ट को फुलफिल करने के बाद में वो जो कल्प्रिट जो डिसाइडेड उसको जेल में डाल सकती है, और फिर जो सजा देने का अधिकार है वो है कोर्ट के पास में। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप सही हो आप गलत हो, कौन सही है कौन गलत है वो कोर्ट बताएगा। और कोर्ट के पास में पावर है कि किसी को जेल भेजना और किसी को मतलब जो भी पेनल्टी वगैरह देना है वो हमारा कोर्ट का हक में है। तो जुडिशरी मेंटेन है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो इंडिपेंडेंटली अपने एक्ट करेगी। और जो भी लॉ पास होगा, जो भी लॉ पास होगा पार्लियामेंट में, ये जो जुडिशरी है उसको फॉलो करेगी। यस, आप देख रहे हैं कि हमारा जो लॉ मेकर है, इमेजिन करो कि अगर कोई गलत लॉ पास हो गया विच इज हार्मफुल टू आवर नेशन, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अगर हो गया देन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, आईएएस आईपीएस है, जितने भी लोग उसके अंदर में काम करते हैं, जितने भी बॉडी है, दे आर बाउंड टू फॉलो दोस लॉ। वो लॉ उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। दे आर लाइक द ऑर्डर। जैसा मिलिट्री बेस में अगर आपने मिलिट्री वगैरह पे किए हैं, काम किए हैं और वहां पर लिया है, मतलब अगर आपका मिलिट्री में वहां पे कोई भी ऑफिसर वगैरह रहे हैं या आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है, तो आपको पता होगा कि ऑर्डर इज एवरीथिंग। अगर ऑर्डर अगर वो मिला है हायर अथॉरिटी से तो आपको वो मानना है, चाहे वो आपको सही लगे गलत लगे, आपको जज नहीं करना। तो अगर लॉ अगर सही है गलत है, लॉ में लिखा गया है, देन ऑल दिस पर्सन दे आर बाउंड टू फॉलो। क्लियर है? और इसके बाद में एक अलग से मैं कवर करना चाहता हूं मीडिया। क्या बताइए? मीडिया। मीडिया का रोल क्या है सर? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 4 पिलर है। लेजिस्लेचर, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अंदर में क्या क्या आता है सर? प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे में हमारा पीएमओ ऑफिस, फिर डिफरेंट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर डिफरेंट इंडिविजुअल जो भी है आपका, रेलवेज हो गया, ये हो गया, उसके अंदर में डिफरेंट आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फिर अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर, बी ऑफिसर, सी ऑफिसर, सब उनके अंदर में है। दे आर दी बेसिकली गवर्नमेंट जिसको रन करता है। गवर्नमेंट का एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस में उन लोग को रोल करना, परफॉर्म करना है। सबका काम वगैरह सबका बटा हुआ है, सबका काम पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को काम नहीं पता है, सबको पता है और सबको अपना काम करना है। क्लियर है? रूल डिसाइडेड करना, अप्रूव करना हमारा काम किसका है सर? मिनिस्टर्स का है। क्लियर है? नाउ मीडिया क्या है सर? मीडिया का काम यही है सर, बेसिकली इंडिपेंडेंट विजिटल ब्लोअर। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट से अगर कुछ गलती हो गई है, अगर गवर्नमेंट ने लॉ गलत बनाया या आ, अच्छा पर्सन के साथ में, कोई मासूम के साथ में कुछ गलत हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको उछालना, उसको गवर्नमेंट के पॉइंट तक लाना, गवर्नमेंट तक लाना, नॉट जुडिशरी, गवर्नमेंट तक का लाने का जिम्मेदारी किसका है सर? मीडिया का काम है। तो मीडिया आप समझ जाओ कि क्रिटिक्स है, मीडिया क्रिटिक्स है ऑफ द गवर्नमेंट के, ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट के। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करने का काम किसका है? मीडिया का काम है। क्वेश्चन पूछने का काम किसका है? मीडिया का काम। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम पे आप न्यूज चैनल देखना छोड़ दीजिए, ये सपोज टू भी जो मीडिया का जो बेसिक रोल है
बेसिक रोल ऑफ मीडिया, जिसके वजह से मीडिया का रोल जो है, जो वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया, जिसके लिए मीडिया को जाना जाता था, वो आज कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया है। आज के टाइम में मीडिया जो है इट सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है और दे लाइक द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने के बजाय आप अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करते हैं तो उसका जवाब मीडिया देती है। क्लियर है? और जो रूलिंग पार्टी है उससे जवाब करने के बजाय वो ऑपोजिशन पार्टी को खड़ा करती है, उससे पहले के गवर्नमेंट के बारे में बात करती है। तो ऐसा सिनेरियो है। तो सीन यही ना सर, जो पावर में है अपने लोग उससे पूछेंगे कि भैया क्या हुआ। अब ये मीडिया क्या कर रही है कि आज से 70 साल पहले क्या हुआ था, पुराना गवर्नमेंट लोग क्या किया, ऐसा क्या किया। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। जो पावर में है मैं तो उससे पूछूंगा, है ना। जो कमजोर है उसको तो कोई भी वो कुछ भी बोल सकता है, वो क्या कर लेगा। वो पावरफुल है, आप उसको बोलो ना सर, तभी तो समझ में आएगा आप मीडिया हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह बनी हुई है जो कि मीडिया को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? और ये जो सारा बिल वाला का जो मेरा हमारा एक्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमने पार्ट समझ लिया है। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर और लॉ मेकिंग प्रोसेस इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आई गेस अगर कोई डाउट वगैरह रहा तो आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, मेरे से बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। हमारा खुद का ऐप है नेक्स्ट माइंड ट्यूटोरियल करके, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर और भी डिफरेंट वीडियोस है, कम्युनिकेशन इंग्लिश की वीडियोस है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसके अलावा में कोडिंग वगैरह का ये सारा वीडियोस वहां पर है, अवेलेबल है। ऑब्वियसली आपको पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता बाबू आज के टाइम पे। आपको पे करना है और वहां से आप सीख सकते हैं। डेमो अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक वहां पर है, और डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं काफी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्रमोट करिए। और अगर नॉलेज चाहिए और क्या-क्या टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्या टॉपिक आपको समझना है रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम इनटू अ कॉमर्स फील्ड, और थोड़ी बहुत सोसाइटी वगैरह ये सब के बारे में नॉलेज है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ वीडियो मुझे आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, देन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।